अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हमने प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस कर लिया है। अब देखें हलीमा, आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो अब ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपने लेक्चरार के लिए भी वो तैयारी कर रही है, तो उसके लिए 30 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से कवर होगा। और टीजीटी के लिए आपका 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से कवर होगा। तो यानी कि आप डेली क्लास आप कोशिश किया करें। अगर क्लास ना ले सकें तो फिर जो है ना रिकॉर्ड लेक्चर लाजमी सुना करें। तो कायनात आपने अप्लाई किया टीजीटी के लिए? नो सर, मैंने अप्लाई नहीं किया, मेरा बीएड नहीं है। बीएड कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान में आप शायद आइंदा जो है ना हर जॉब के लिए बीएड जरूरी हो। एक आपको याद हो कि कुछ साल पहले ना पहले आपको पता है कि बीएससी एमएससी ना गवर्नमेंट जो लेक्चरार होता था उनके लिए काफी होता था। बाद में उन्होंने ये निकाल दिया कि जी आप जितने जितने हैं ना एमएससी या बीएस वाले, उनको टाइम लिमिट दी गई। और उन्हें बोला गया इस टाइम के अंदर अंदर आपने एमफिल लाजमी करना है, नहीं करेंगे तो आपकी जॉब पे आ जाएगा इशू। तो फिर उस वक्त ना उस दौर में हर बंदे ने एमफिल शुरू कर दिया था। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तब ना लॉटरी निकल आई थी। तब जो पहले टीचर हुआ करते थे वो स्टूडेंट बन गए, और जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो टीचर बन गए थे। ये हिसाब भी हुआ था। यानी कि स्टूडेंट्स जो मैट्रिक में मतलब जो स्टूडेंट थे, तो वो बाद में उन्होंने बीएस कर लिया, फिल कर लिया, तो वो सुपरवाइजर बन गए लेक्चर वो यूनिवर्सिटी में। तो बाद में जो उनके मैट्रिक में टीचर होते थे वो फिर आगे उनके पास उन्होंने फिल किया। तो ये एग्जाम्पल मैंने अपनी आंखों में भी देखी है। तो यानी कि ये हिसाब हो गया था। तो इसलिए अब जितना बीएड हर जॉब के लिए ज़रूरी है ना, तो इसका मतलब यही है कि आपने बीएड कर ले तो फायदे में रहेंगे अभी से। हाँ जी, अलामा के पास कर ले तो वो बहुत ईजी, आप पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डलता। तो चलिए अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्टूडेंट सेंटर्ड, इंक्वायरी बेस्ड, टीचर डायरेक्टेड या कोलैबोरेटिव। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, यस। इंक्वायरी इसमें की जाती है, यस। टीचर डायरेक्शन क्या इसमें देता है? अच्छा, उसने पूछा विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये क्वेश्चन है। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, द स्टूडेंट, द द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, इंक्वायरी होती है, कोलैबोरेशन होती है, एंड एक्टिव लर्निंग। यानी कि इसका आंसर क्या बनता है? सी बनता है। यहाँ पर बी लिखा है तो इसका बी नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड भी होती है, इंक्वायरी बेस्ड भी होती है, टीचर डायरेक्टेड नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उनको आज़ाद छोड़ा जाता है, स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाती है। तो अगर टीचर डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि फिर जो टीचर का हुक्म वो चलेगा। तो टीचर जस्ट गाइड करता, बाकी सारा जो काम है वो स्टूडेंट ने खुद करना है। और रह गया कोलैबोरेटिव। अब कोलैबोरेटिव में आपने पढ़ा था कि स्टूडेंट अकेले काम नहीं करता बल्कि ग्रुप्स की शक्ल में भी करती हैं। अकेले भी करते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में भी करती हैं। तो कोलैबोरेशन होती है। तो जो सी है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका आंसर बी नहीं है बल्कि सी है। क्लियर है? एमसीक्यू नंबर 2 है, इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। तो जैसा कि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि जो टीचर का रोल क्या होता है, टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टू फैसिलिटेट एंड गाइड द प्रोजेक्ट। टू बी। प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, तो डायरेक्ट तो नहीं देते, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब है मुकम्मल तौर पर हुक्म देना, वो तो नहीं होता। टू फैसिलिटेट एंड गाइड द प्रोजेक्ट, टू असेस स्टूडेंट नॉलेज, यहाँ पर असेस वो नहीं करता कि जस्ट गाइडर होता है। टू असाइन ग्रेड्स टू रिफाइन अ प्रोजेक्ट,
मतलब ये काम उसके होते तो है, तो असेसमेंट भी ज़ाहिर है वो होती तो है, लेकिन जो हमने बेसिक जो होता है ना वो हमने बताना है, जो बेसिक रोल होता है। तो इसका आंसर फिर क्या बनता है? हलीमा डी नहीं बी, क्योंकि डी में है कि ग्रेड और फाइनल ये तो रोल ही ना होता है उसका, जो आता है इसमें अंदर, यानी कि जाहिर है कि उन्होंने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को भी असेस करना होता है, तो उसके डिफरेंट मेथड भी वो फिर करती हैं। तो बेसिक रोल उसका फैसिलिटेट करना होता है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? जस्ट हेल्प प्रोवाइड करनी होती है। अब जैसे अगर आप वो करती हैं एम फिल, अगर आप करती हैं तो आप एम फिल जब आप करती हैं तो फिर आपके जो सुपरवाइजर होती हैं तो वो वो पूछ सारा रही प्रोजेक्ट वो खुद तो नहीं ना करते। वो क्या करते हैं, जस्ट आपको गाइड करती हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट के ले लो, ये प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपने करना है, तो इसको कहते हैं गाइड करना। तो वहाँ पर ये जो स्टूडेंट होता है वो खुद सारा वो ना करता है, तो इसलिए यहाँ पर उसका रोल क्या होता है? एज अ गाइडर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? तो जो ट्रू है वो हमने बताना है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने खुद पढ़ लेनी है। इट इज primarily used in science subject. इट इज suitable only for older student. ओल्डर स्टूडेंट के लिए suitable ये जरूरी नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब जो वो मतलब थोड़े जो बड़े होती हैं। टाइम कंज्यूमिंग, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टीचिंग मेथड। तो यस ये है, हमने कौन सा बताना है? हमने पास वाला बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा ट्रू वाला बताना है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में यूज हो, साइंस सब्जेक्ट के अलावा भी होता है, जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश में भी आप वो थीसिस प्रोजेक्ट लिखती हैं। तो जो ट्रू है वो फिर कौन सा बनता है? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टीचिंग मेथड, क्योंकि डी में क्या आता है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्लानिंग। तो आपने देखा था प्लानिंग और प्रेपरेशन इसके लिए जरूरी होती है। और व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? टू कवर लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट। ये तो इसका बेसिक पर्पज है, ये इसका पर्पज होता ही नहीं है सिरे से। टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड एक्टिव लर्निंग। मिनिमाइज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, मिनिमाइज का वर्ड आ गया है तो ये गलत हो गया। टू मेंटेन अ ट्रेडिशनल टीचिंग स्टैंडर्ड अप्रोच, तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होती, बल्कि क्या होती है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, जिसमें स्टूडेंट की एंगेजमेंट और एक्टिव लर्निंग को बढ़ाया जाता है। 5 which of the following is an essential element of successful project based lesson? आप प्री डिटर्मिनेड आउटकम हमने देखा था, प्री डिटर्मिनेड आउटकम नहीं होते, जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन में सारा कुछ प्री डिटर्मिनेड होता है ना, कि किसने वजीर आज़म बनना है, किसने सारा कुछ पहले से तय होता है, उसको बोलते हैं प्री डिटर्मिनेड। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको दी जाती है वो प्री डिटर्मिनेड, उसका जो सोल्यूशन वो मतलब रिजल्ट नहीं होता, उसका रिजल्ट कुछ भी होता है वो हमें पता नहीं होता। तो ये गलत हो गया। A strict timeline and rigid structure, clearly defined problem are questions to explore, are solved and focus on individual work. तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन एंड रिजिड स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, लेकिन हमने बेस्ट आंसर देना है। तो क्वेश्चन का वर्ड है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल। तो एसेंशियल फिर कौन सा होगा? सी वाला होगा। अ क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू एक्सप्लोर, कि जब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कट हमारे पास मौजूद हो, तो फिर हम अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हमारे पास क्लियर कट मौजूद ही ना हो तो फिर हम उस जब वो मतलब सवाल की नहीं आपको पता कि सवाल है क्या, सवाल में क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम में क्लैरिटी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। जब आपके पास क्लैरिटी के साथ क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम आ जाए या क्वेश्चन आ जाए, तो वो फिर आपके लिए ज्यादा वो मतलब सक्सेस का बायस बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाउ डज द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग प्रमोट स्टूडेंट कोलैबोरेशन, कि किस तरह वो स्टूडेंट कोलैबोरेशन को वो प्रमोट करता है। बाय असाइनिंग इंडिविजुअल टास्क टू ईच स्टूडेंट। अब देखिए बात किसकी हो रही है, कोलैबोरेशन की हो रही है। तो जब कोलैबोरेशन की बात हो रही है तो फिर आपने इंडिविजुअल टास्क को आपने कंसीडर नहीं करना। बाय एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, बाय परफॉर्मिंग टीम वर्क एंड ग्रुप वर्क, बाय मिनिमाइजिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन। मिनिमाइजिंग प्रोजेक्ट मेथड में आपने स्टूडेंट की जो है उसको आपने काम नहीं करना, तो डी भी नहीं हो सकता। बाकी क्या रह गया बी और सी। बाय एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, क्योंकि वर्ड क्या है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन को हमने क्या करना है, प्रमोट करना है, अच्छा करना है। तो वो कैसी होगी, बाय प्रमोटिंग टीम वर्क। या टीम वर्क अगर आप अच्छा वो उसको प्रमोट करेंगे, कोलैबोरेशन क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के अंदर भी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो एमसीक्यू नंबर 7 है आपका, हाउ डज प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग प्रमोट स्टूडेंट कोलैबोरेशन। ये दोबारा आ गया सवाल, हाउ डज द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये दोबारा आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग हाउ कैन स्टूडेंट डिमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग, कि हमें वो स्टूडेंट कैसे डिमोन्स्ट्रेट करेगा अपनी लर्निंग को, तो उसने क्या सीखा है पूरे मतलब साल में 6 मंथ में, वो किस तरह डिमोन्स्ट्रेट करेगा। जो ट्रेडिशनल, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट मेथड है ही मॉडर्न, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वाला हिसाब हिसाब किताब नहीं होगा। बाय क्रिएटिंग अ फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थ्रू मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, यहाँ पर रह रहे रिसर्च वर्क होता है। तो तुम्हारा रिसर्च वर्क में आप रट्टा नहीं आता, साढ़े क्योंकि 11 का 12:30 सर्टेन बस है। बाय कंप्लीटिंग वर्कशीट, तो इसका आंसर पे क्या होगा, बाय क्रिएटिंग अ फाइनल प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन। बाकी जो स्टूडेंट है वो भी वो क्वेश्चन का आंसर करें, चुप करके ना बैठे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इट रिक्वायर्स मिनिमम प्लानिंग, तो ये तो गलत है, मिनिमम प्लानिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती। इट प्रमोट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, इट फोकस सॉलली ऑन इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग नहीं होती, क्योंकि जब आप ग्रुप बनाती हैं तो फिर ग्रुप में तो आपने सबको देखना होता है ना। इट अलाउज फॉर पैसिव, पैसिव का मतलब रट्टा, तो ये भी नहीं हो सकता। जिसका आंसर है बी, इट प्रमोट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैथड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कनेक्ट टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोजेक्ट मेथड है ये रियल वर्ल्ड के साथ डील करता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स ही को सॉल्व करती हैं। बाय प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड डिसकनेक्टेड टास्क, जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलती हैं। मैं आपको कोई ऐसा वो आपको जैसे एलियंस की एग्जांपल ले लें, एलियंस की जो प्रेजेंस है अब वो साइंटिफिकली अभी तक प्रूव्ड नहीं है, जस्ट इशारे मिलती हैं कि एलियंस है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी थ्योरी कोई ऐसा मतलब है वो प्रूफ सॉलिड वाला अभी तक नहीं आया। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एलियन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे दूँ, तो चूंकि अभी उसकी रियलिटी साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, तो वो फिर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट मेथड में डील नहीं करेंगे। एक होता है रिसर्च करना, वो तो रिसर्च ज़ाहिर है कि हम वो जो एब्स्ट्रैक्ट हमारी नॉलेज होती है, जो चीज़ें हमें आइडिया होता है, शक होता है कि ये हो सकता है, वो फिर रिसर्च में चल रहा वो चलता रहता है। लेकिन आप देखिए जब आप रिसर्च करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट बात आ गई तो मैं आपको यहाँ पर कर दूँ। रिसर्च जब आप करती हैं तो रिसर्च में आपको बहुत सा दफ़ा आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप ज़ाहिर है कि जो साइंसदान होती हैं वो प्रोबेबिलिटीज पे बात करती हैं कि ये शायद ऐसी चीज हो सकती है, तो वो फिर उसको प्रूव करने के लिए या उसकी
रियलिटी की खोज लगाने के लिए वो फिर वो उसको मतलब कोशिश करती हैं। तो रिसर्च में आपको एंड रिजल्ट मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में आपको एंड रिजल्ट मिलता है। ये क्या होना, ये आपने इसकी पढ़ा भी था इसकी खसूसियात में, कि ये क्या होना चाहिए कि ये इसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, कि ये ना हो कि आप प्रोजेक्ट मेथड आपने लगा दिए और एंड रिजल्ट ही हमें ना मिले। तो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड में आपने एब्स्ट्रैक्ट चीजों को डील नहीं करना। क्लियर है ये पॉइंट है, कि आपके माइंड में आ जाए कि प्रोजेक्ट मेथड में भी तो रिसर्च होती है, तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर भी तो रिसर्च करती हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता। तो इसका यही रीज़न है कि प्रोजेक्ट मेथड में गो कि हम रिसर्च करती हैं और रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर भी होती है, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में इसकी वो प्रॉपर्टी यही है कि हमने इसमें जो चीज़ों को डील करना है वो रियल वर्ल्ड में वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करती हो, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, ताकि फिर उसका जो रिजल्ट है वो भी हमें मिल जाए। बाय फोकसिंग सोलली ऑन थ्योरेटिकल कंसेप्ट, यहाँ पर रिसर्च होती है तो यहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होते। बाय इंटीग्रेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड सिनेरियोज, बाय डिस्करेजिंग, तो यहाँ पर डिस्करेजिंग नहीं होती बल्कि इनकरेजिंग होती है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। कि प्रोजेक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कौन सा चैलेंज है। इनक्रीज रिलायंस ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर होती नहीं है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट क्रिएटिविटी, यहाँ पर हाई अपॉर्चुनिटीज होती है स्टूडेंट की क्रिएटिविटी के लिए, ये भी नहीं हो सकता। डिफिकल्टी इन असेसिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस को असेस करने में डिफिकल्टी यहाँ पर बहुत जरूरी नहीं है कि हो। लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्लियर गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट, तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास स्किलफुल टीचर नहीं होते और हर बंदा प्रोजेक्ट नहीं करवा सकता। तो इसलिए ये कि मतलब इसका है कि हमारे पास क्योंकि स्किलफुल टीचर नहीं है, तो फिर हम प्रोजेक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हाईली स्किलफुल टीचर का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बाय प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग टास्क। तो क्या आपके जो सुपरवाइजर होते हैं, क्या आपको हर चीज वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हैं? ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं होती, जस्ट आपको ओवरऑल गाइड किया जाता है। हर स्टेप में हर वो मरले में वो आपके साथ नहीं होते। बाय एनकरेजिंग रूट, रूट मतलब रट्टा, यहाँ पर रट्टे का कोई चीज नहीं है। बाय प्रमोटिंग इंक्वायरी, और डी ऑप्शन क्या है, बाय डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग तो नहीं होती यहाँ पर स्टूडेंट की, तो इसका फिर आंसर क्या होगा, सी होगा, बाय प्रमोटिंग इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस। 13 है, हाउ कैन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग फोस्टर स्टूडेंट आउटकम, स्टूडेंट एटोनॉमी। एटोनॉमी का मतलब है स्टूडेंट कितना बाख्तियार है, कितना इंडिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं एटोनॉमी। एंड ओनरशिप ऑफ लर्निंग, तो प्रोजेक्ट मेथड में हम जो है किस तरह स्टूडेंट के एटोनॉमी को और ओनरशिप को हम वो इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। बाय प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उंगली चाप पकड़ कर उसको चलाएंगे तो स्टूडेंट की इंडिपेंडेंसी और ओनरशिप वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अगर डिस्करेज करेंगे फिर भी यही सीन होगा। by allowing students to choose their project topics and approaches, by prioritizing teacher control, अगर टीचर का कंट्रोल होगा तो स्टूडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जिसका आंसर है सी। और एक बात है कि मैंने क्विज शेयर किया था ग्रुप में, तो वो क्विज था जनरल क्विज, ठीक है। तो इन वो जनरल क्विज जो है ना ओवरऑल पेडागोजी से होगा, तो वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना। आई थिंक अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसलिए आपने क्या करना, उस क्विज को ये संडे को या मंडे को किया था। तो वो जनरल क्विज है, तो वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो ओवरऑल पैडागोजी में से होगा, कहीं सी बात सकता है। तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, लेकिन जब आप वो करेंगे
तो वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, कर देंगे। एज ए सेल्फ स्टडी के लिए भी आप उसको ले सकती हैं। तो अब देखिए, क्योंकि अब हम ना, अब जो प्रोजेक्ट मैथड मैंने आपको पढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको 20 MCQ तो हम क्लास में डिस्कस कर लेती हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि क्विज बनाने के लिए सारे के सारे MCQ प्रोजेक्ट मेथड से वो जो रिलेटेड हों, तो उसमें तो बहुत ज़रा वो फिर रिसर्च करना पड़ेगी, बहुत ज़रा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर हमने यही सोचा है कि क्विज भी आपको होना ज़रूरी है। तो इससे फिर यही हमने निकाला कि जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ है, तो उस पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो नोट्स को अच्छा बनाने पे है, ताकि हम ना अच्छी से अच्छी अब जो जो चीज़ें हैं वो नोट्स में ऐड कर सकें, ताकि इससे रिलेटेड पेपर में अगर आपको कोई चीज़ आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह ताला जो प्रोजेक्ट मेथड से जो भी बेसिक्स हैं वो अब सारी यहाँ पर मैंने डिस्कस कर चुकी हैं। कोई भी मतलब इसका पॉइंट मैंने पूरी कोशिश की है कि सब इसका पॉइंट मिस ना हो पेपर में। तो इसलिए हमारा जो मेन प्राइम फोकस है वो नोट्स हैं। जितने अच्छे नोट्स बनेंगे, क्योंकि पेपर ने नोट्स में से आना है, उतना फिर अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो क्विज के लिए, हाँ जी यार सही है। आपको मेरे नज़र आ रही है कि नोट्स भी अगर हम बना रहे हैं तो अट्रैक्टिव बना रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जस्ट वो गुंजल मुंजल डाल कर गाजर मूली की तरह आपको नोट्स दे रही है। आपको नोट्स अगर बना के दे रही हैं तो पूरे सीक्वेंस के साथ वो पूरा मतलब है अच्छी वो मतलब है कोशिश यही की है कि अट्रैक्टिव नोट्स हो, ताकि आपको इनको पढ़ने का दिल करे। आप या आप इनको प्रिंट निकाल लें तो फिर भी आपको वो मतलब है आप आसानी हो पढ़ने में। 14. Which of the following is an example of an authentic audience for a project-based learning experience? Teacher as a soul. क्या authentic audience teacher होता सिर्फ और सिर्फ? Classmates who are not actively engaged in the project, expert in a field related to the project topic, peers from another school who are not familiar with the topic. अब देखें, टीचर अकेला जो है ना वो ऑडियंस नहीं हो सकता, अकेले का अकेला। क्लासमेट्स हु आर नॉट एक्टिवली एंगेज इन द प्रोजेक्ट, तो जो क्लासमेट हैं जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की नहीं है। आप देखें, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आपको प्रोजेक्ट में बिठा दिया जाए इंग्लिश के या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के, आपको उसकी चीज़ का कख पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, ये यहाँ पर हो क्या रहा है। आपने 2 मिनट भी नहीं निकालने, आपने फौरन बोर हो जाना है, क्योंकि वो चीज़ का आपको आइडिया ही नहीं है। अगर आपको फिजिक्स के आप स्टूडेंट हैं और फिजिक्स से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट में आपको बिठाया जाए, तो फिर आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको आइडिया होगा कि ये मेरी फील्ड के रिलेटेड है। तो इसलिए जो क्लासमेट हु आर नॉट एक्टिवली एंगेज इन द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में एंगेज है ही नहीं है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट में क्या इंटरेस्ट लेना है, वो फिर ऑडियंस नहीं बन सकते। पीएस फ्रॉम अनदर स्कूल हु आर नॉट फेमिलियर विद द टॉपिक, जिनको टॉपिक ही नहीं पता तो वो क्या ऑडियंस बनेंगे? ऑडियंस पे कौन सा होगा? एक्सपर्ट इन द फील्ड रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट टॉपिक है, कि जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा वो बेस्ट ऑडियंस होती है। और उसमें आपने टीम होती है, हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती हैं तो वो टीम होती है, अकेला वो नहीं होता। तो इसका आंसर है सी। 15. अकॉर्डिंग टू किल पैट्रिक, ये थ्योरी किसने दी थी? प्रोजेक्ट मेथड किल पैट्रिक ने हमें दिया था। तो ये पेपर में भी आया होगा। अकॉर्डिंग टू किल पैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट आर 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है 5 है। 5 टाइप्स होती हैं प्रोजेक्ट मेथड की। विच इज मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस? लेक्चर मेथड, क्योंकि साइंस को टीच करना है तो यहाँ पर रिसर्च होती है। लेक्चर मेथड में जस्ट हम बोलते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती। डिमोन्स्ट्रेशन में जस्ट हम वो दिखा देते हैं पीपीटीज वगैरह, या आपको वो टीवी वो मतलब प्रोजेक्टर पे दिखा दिया। तो दिखाने से तो साइंस नहीं ना आती, डिस्कशन करने से भी साइंस नहीं आती सिर्फ। तो इसका आंसर क्या? प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट में सारा कुछ आ जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो इसका मतलब है सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कि आपने
स्टूडेंट के दरमियान जो आपका टास्क है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना। जाहिर है कि अगर पूरी क्लास है तो आप पूरी क्लास का एक प्रोजेक्ट तो नहीं होगा, ग्रुप्स बनाएंगे और हर एक ग्रुप का अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, विच इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्लानिंग प्रोजेक्ट मेथड होती है, एग्जीक्यूशन होती है, एनालिसिस होती है, या नन ऑफ दीज। ये मेमोरी बेस्ड आंसर, इसका आंसर है सी। एनालिसिस यहाँ पर नहीं होता। हमने जो स्टेप्स पढ़े थे ना, 6 स्टेप्स पढ़े थे, उसमें एनालिसिस नहीं होता। विच मेथड ऑफ टीचिंग इज कंपल्सरी इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? फिलोसफी की वो टाइप है। तो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड कौन सा मेथड है? प्रोजेक्ट मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 19, ये भी पेपर में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट मेथड? इट इज इम्प्रैक्टिकल गलत, ये प्रैक्टिकल होता है। इट promotes the coordination of the physical and mental activities of the child. It does not give freedom to work to children. आज़ादी पूरी रहता है स्टूडेंट को। इट इज नॉट फिजियोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो इसका आंसर क्या? बी। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट मैथड से रिलेटेड टॉपिक। इसमें हमने इसके पहले से बहुत सारा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया और आज हमने एमसीक्यू डिस्कस किए। तो कल हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। अगर आपको प्रोजेक्ट मेथड आता है तो फिर ह्यूरिस्टिक मेथड आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ये यूं समझ ले एक दूसरे का उल्ट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड जिसको आता है उसको फिर ह्यूरिस्टिक मेथड को पढ़ने में आसानी होगी। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था। थैंक यू अलीमा। तो हम इंशाल्लाह ताला, हमने आपसे जैसे बोला था कि हम सिर्फ वही मेथड करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फील्ड की तरफ एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक चौथा या पांचवा मेथड था हमारा। तो 10 12 14 कर लेंगे, ठीक है। 14 कर लेंगे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मीटिंग एंड कर दो। अभी 5 मिनट रखती हैं। नहीं, कायनात पूरा कंप्लीट हो गया था और इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो गई है, शेयर भी कर दी है। आप इस तरह कीजिएगा ना, कायनात नोट्स आपको, आप पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हुए हैं। तो वो फिर सुन लीजिएगा, जो फिर आपको समझ में ना आए वो फिर कल आप वो क्लास को पूछ लीजिएगा, ठीक है। या पर्सनली पूछ लीजिएगा या फिर क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।